Hello everyone, welcome to my YouTube channel Poly Electrica। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में हमने लास्ट लेक्चर में PMMC के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने देखा कि PMMC इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसका वर्किंग कैसा होता है। चलिए एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट में। PMMC इंस्ट्रूमेंट में टोटल 5 मेन पार्ट्स होते हैं। मैग्नेट सिस्टम, मूविंग कॉइल, कंट्रोल स्प्रिंग, डैम्पिंग, पॉइंटर एंड स्केल। मैग्नेट सिस्टम क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। मूविंग कॉइल क्या है? एक फ्रेम पर कॉइल को लपेटा जाता है जिसे मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। कंट्रोल स्प्रिंग है, कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। डैम्पिंग के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? एडी करंट डैम्पिंग को यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है पॉइंटर और स्केल। जो भी करंट या वोल्टेज हम रीडिंग करेंगे वो उसे पॉइंटर की सहायता से स्केल पर हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन पार्ट। आज की क्लास में हम PMMC इंस्ट्रूमेंट के टॉर्क का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉर्क इक्वेशन फॉर PMMC इंस्ट्रूमेंट। The equation for the developed torque of PMMC can be obtained from the basic law of electromagnetic torque. The deflecting torque is given by। तो सबसे पहले PMMC इंस्ट्रूमेंट में किसी भी पॉइंटर को ज़ीरो कंडीशन से आगे बढ़ाने के लिए हम उस पर कौन सा टॉर्क लगाते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक फॉर्मूला आप यहाँ पर देखेंगे जो कि है TD = NBAI। ये हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अगर डेरिवेशन करेंगे तो हमें एक फार्मूला मिलेगा। यहाँ पर हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करना है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला क्या हुआ? TD = NBA और I। ये हो गया। जहाँ पर TD क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है उसका यूनिट क्या होगा हमारा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर है अपने टॉर्क का यूनिट। B क्या है? फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप। मैग्नेट सिस्टम और मूविंग कॉइल के बीच में जो एयर गैप होता है, जो स्पेस होता है, वहाँ पर फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो घनत्व रहेगा वो होगा हमारा B। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, जिसे WB से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लक्स की मात्रा को कहते हैं उसका फ्लक्स घनत्व। किसी भी एरिया के लिए हमारा क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक एरिया में फ्लक्स का जो मात्रा रहेगा उसे हम कहेंगे फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी। और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। N क्या है यहाँ पर? N है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कॉइल को फ्रेम पर जितने बार लपेटा गया है, ये एक फ्रेम है, इसमें कॉइल को इस तरीके से लपेटा गया है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने बार उसे घुमाया गया है उस कॉइल को, वो हो गया उसका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। मतलब कितने बार घुमाव है उसमें, वो हो गया उसका नंबर ऑफ टर्न्स। ए क्या है? इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल। इफेक्टिव एरिया कैसे निकालेंगे कॉइल का? कॉइल की जो लंबाई है, टोटल लंबाई, और उसका विड्थ, ये हो गया उसका एरिया, कॉइल का इफेक्टिव एरिया। आई क्या है? करंट इन द मूविंग कॉइल इन एम्पियर्स। करंट का हमारा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में मेज़र करते हैं। तो ये जो आई है वो मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हो गए जो हमको जानने हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं TD से, फ्लक्स डेंसिटी B, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, A है इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल, I है करंट इन द मूविंग कॉइल। अगर ये सारी चीज़ें हमको पता है तो उनसे एक रिलेशन फाउंड होता है जो कि है TD = NBAI। ये है, इस चीज़ को याद रखना है कि TD का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमेशा सेम रहेंगे, वो समय के साथ चेंज नहीं होंगे।
जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेट्स के बीच में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमेशा सेम रहेगा, और जो फ्रेम का साइज़ है, कॉइल जहाँ पर लिपटी हुई है, कॉइल का जो इफेक्टिव एरिया होगा वो भी हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब इन सभी चीज़ों में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, मतलब ऐसा चीज़ जो चेंज नहीं होगा। जैसे करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट की फ्लो में चेंजेस किया जा सकता है, लेकिन मूविंग कॉइल में जो जितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल को लपेटा गया है वो तो चेंज नहीं होगा, वो स्थिर ही रहेगा। तो एन, बी और ए यहाँ पर स्थिर होंगे, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया एन, बी और ए, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हो गए। तो टी डी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, टी डी इक्वल टू जी आई। जो एन, बी और ए है उसे एक नियतांक अगर जी से तुलना करेंगे तो क्या होगा, टी डी इक्वल टू जी आई। ये हो गया। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी पॉइंटर को स्केल पर रोकने के लिए क्या करना होता है, उस पर कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं। अगर हम कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कंटिन्यू डिफ्लेक्शन होता जाएगा और पॉइंटर ज़ीरो से लेके लास्ट तक पहुंच जाएगा। तो किसी वैल्यू पर रोकने के लिए उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया जाता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके का मेथड यूज़ कर रहे थे, कंट्रोलिंग टॉर्क का स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल का यूज़ करेंगे। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, क्या होता है, जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के। मतलब स्प्रिंग के द्वारा जितना एंगल में डिफ्लेक्शन होगा उतना ही उसका कंट्रोलिंग टॉर्क जो है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। स्प्रिंग कंट्रोल में हमने एक रिलेशन निकाला था और उसी तरीके से ग्रेविटी कंट्रोल में हमने एक रिलेशन निकाला था। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, टी सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, और स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब टी सी जो है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसका मतलब क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का ऐसा रिलेशन है, अगर हम थीटा के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो भी बढ़ते जाएगा। ये इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर अनुक्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि आप अगर एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरा वैल्यू भी उसके साथ ही साथ बढ़ता है, और अगर कोई चीज़ व्युत्क्रमानुपाती होती है या फिर इम्प्रोपोर्शनल होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टॉर्क है जो कि प्रोपोर्शनल है, अगर 1/थीटा के प्रोपोर्शनल होता तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता। अगर थीटा बढ़ता तो टॉर्क कम होता। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं टी सी इज स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में क्या होगा, टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, टी सी इक्वल टू के थीटा। जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसे किसी नियतांक द्वारा, उसे किसी कांस्टेंट वैल्यू द्वारा रिप्लेस करेंगे। ये जो नियतांक है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। टी सी क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा है एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब पॉइंटर का अपनी स्थिति से जितना भी परिवर्तन होगा वो उसका हो गया एंगुलर डिफ्लेक्शन। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को एक स्थान पर रोकने के लिए, एक स्टेडी स्टेट पोजीशन में लाने के लिए, स्थिर अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे, टी डी और टी सी जो है बराबर होने चाहिए। तो चलिए करते हैं टी सी और टी डी को बराबर। तो यहाँ पर हम कर दिए टी सी और टी डी बराबर। स्थिर पोजीशन में लाने के लिए टी सी और टी डी कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बराबर कर दिए। अब क्या होगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर होगा तो उसे हम उसके वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। टी डी को किससे रिप्रेजेंट किए, जी आई, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले। टी सी को रिप्लेस कर दिए के थीटा से। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। जी आई इक्वल टू के थीटा। यहाँ पर के एक नियतांक है, के एक
कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमको पता है। जी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, अभी हमने पिछले देखा। तो यहाँ पर अगर करंट का हम लोग रिलेशन निकालेंगे एक तरफ शिफ्ट करके, तो कैसे निकलेगा? I इक्वल टू के थीटा बाई जी। ओके, अब के थीटा बाई जी है, के और जी है हमारा नियतांक वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं जो के और थीटा है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? के थीटा बाई जी। तो इसमें जो के है और जी है दोनों क्या है? एक नियत वैल्यू है, ऐसे वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकते। तो चेंज नहीं हो सकते तो क्या होगा? वो तो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब अगर आई के साथ उसका संबंध निकालेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के और जी जो है हमेशा सेम रहेंगे। तो आई का वैल्यू यहाँ पर किस वजह से चेंज होगा? के बाई जी इंटू थीटा। तो एक ऐसा रिलेशन मिल रहा है हम लोग को। आई जो है किस बात पर डिपेंड करेगा? थीटा पर। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि करंट जो है यहाँ पर थीटा के प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट में जो चेंज होगा वो थीटा में भी चेंज होगा। और अगर थीटा के साथ रिलेशन निकालते हैं तो क्या होगा? जी आई बाई के, जी आई बाई के। यहाँ पर जी और के जो है कांस्टेंट वैल्यू और थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब यहाँ पर जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो भी पॉइंटर के स्थान में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, पॉइंटर का पोजीशन एक जगह से दूसरे स्थान पर चेंज हो रहा है, तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा? आई पर। मतलब जैसे जैसे हमारा करंट अगर बढ़ता है तो क्या होगा? डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। करंट बढ़ेगा तो, क्योंकि थीटा और आई जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो आई अगर बढ़ता है करंट तो थीटा भी ज़्यादा बढ़ता है, और थीटा ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? पॉइंटर है वो स्केल पर ज़्यादा रीडिंग करेगा। तो थीटा और आई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जैसे ही हम कोई वैल्यू मेज़र कर रहे हैं तो करंट के बढ़ने से डिफ्लेक्शन जो है डायरेक्ट बढ़ जाएगा। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। मूविंग कॉइल में जो भी करंट पास हो रहा है, जो भी उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, उसी हिसाब से उसमें पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा। द पॉइंटर डिफ्लेक्शन कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू मेजर करंट। इसलिए हम पॉइंटर का यूज़ जो है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है, उसे डायरेक्टली करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जितना करंट होगा उतना ही पॉइंटर में डिफ्लेक्शन भी होगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और समझते हैं कि जो हमारा स्केल है वो लीनियर है, रैखिक है। मतलब जैसे ही करंट चेंज हो रहा है सीधा थीटा चेंज हो जा रहा है। मतलब वो किसी और वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक लीनियर फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर एक रैखिक इक्वेशन बन रहा है कि जैसे ही आई में हम चेंजेस करेंगे थीटा जो है तुरंत चेंज हो जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, बहुत ही इजी रिलेशन है। तो हमारा फाइनल रिलेशन जो है जिसे हम लिखेंगे वो लिखेंगे थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। इसे एक बॉक्स में बंद करके लिख लेंगे। टॉर्क इक्वेशन निकालने से हमें ये पता चलता है कि जो डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर में वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे करंट में चेंजेस होते जाएंगे उसी तरीके से ही थीटा में भी चेंजेस होते जाएंगे। और थीटा में चेंज होने का मतलब क्या है? पॉइंटर का स्केल पर चेंज होना। थीटा ज़्यादा होगा तो पॉइंटर जो है स्केल पर ज़्यादा मूव करेगा। थीटा अगर कम होगा, करंट अगर कम होगा तो क्या होगा? पॉइंटर भी जो है कम वैल्यू को शो करेगा। ये हो गया हमारा डेरिवेशन टॉर्क इक्वेशन का। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको डेरिवेशन निकालने बोलता है तो आप इस डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। पहले टीडी का फॉर्मूला लिखेंगे। टीडी का फॉर्मूला क्या है? NBIA या फिर NBAI, टीडी का फॉर्मूला। उसके बाद हम स्प्रिंग कंट्रोल के हिसाब से टीसी का फॉर्मूला लिखेंगे। आखिर में दोनों को बराबर कर देंगे, टीडी और टीसी। किसी भी फाइनल स्थान पर रोकने के लिए पॉइंटर को किसी भी एक स्थान पर रोकने के लिए टीडी और टीसी को बराबर कर देंगे। अब टीडी और टीसी को जब बराबर करेंगे तो उनके बीच कुछ रिलेशन निकलेगा थीटा और करंट का।
तो क्या निकलेगा, थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंक्लूज़न। ये हमारा कंप्लीट होता है टॉर्क इक्वेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। इसे आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे रिवीजन कर लीजिए, एक बार डेरिवेशन को शुरू से आखिरी तक लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला टॉपिक हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के कुछ एरर्स भी होते हैं उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।